फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत नेगी पिछले 15 सालों से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से लेकर गहरे समंदर में पनडुब्बी और सरहद के हर मोर्चे से तीनों सेनाओं से जुड़ी खबरें और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आता हूं। अब भारत तक के दर्शकों के लिए मैं एक खास शो डिफेंस डायरी लेकर आ रहा हूं। डिफेंस डायरी में जल, थल और वायुसेना के शौर्य और बलिदान से जुड़ी अनसुनी अनकही कहानियां मैं लेकर आऊंगा। साल 2021 का ये दिसंबर महीना सेनाओं के इतिहास में दो बड़ी घटनाओं के लिए जाना जाएगा। पहली ऐतिहासिक और बड़ी घटना देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन, और दूसरी बड़ी घटना 1971 की जंग के 50 साल होने का जश्न पूरे देश में मनाया गया। डिफेंस डायरी के इस अंक में मैं आपको जनरल बिपिन रावत से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियां बताऊंगा। ऐसी कहानी जो खुद उन्होंने मुझे बताई। 1 जनवरी 2017 को सेना प्रमुख का उन्होंने पद संभाला एक धमाके के साथ, क्योंकि उस वक्त अपने 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को दरकिनार करते हुए उन्हें सेना प्रमुख बनाया गया। सेना प्रमुख के तौर पर उनका पूरा कार्यकाल चर्चाओं में रहा। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें उनका वो बयान सुर्खियों में रहा जब उन्होंने कहा कि सीमा पार से आने वाले जो आतंकी है उन्हें हम 4 फीट नीचे दफन करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से उनके कई ऐसे काम थे जो उन्हें 3 साल के उनके सेना प्रमुख के तौर पर चर्चाओं में वो बने रहे। उसके बाद करीब उनका 2 साल का सीडीएस के तौर पर जो कार्यकाल रहा वो भी लगातार चर्चाओं में रहा। तीनों सेनाओं में उन्होंने जो ज्वाइंटनेस की बात की, थिएटर कमांड को लेकर वो जो काम कर रहे थे, और ख़ासतौर से लद्दाख में जिस तरह से चीन के खिलाफ उनका जो स्टैंड रहा उसको लेकर भी चर्चा होती रही। 2018 में अपनी एक किताब के सिलसिले में मैं उनसे मिला, उनसे काफ़ी बात हुई उनके कार्यकाल को लेकर सेना प्रमुख के तौर पर, उससे पहले एक अधिकारी के तौर पर। उनकी जो घटना मुझे सबसे ज़्यादा याद है, जिसको लेकर वो एक तरह से भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि जब वो साल 2017 में सेना प्रमुख का उन्होंने पद संभाला तो वो क्योंकि सेना प्रमुख के तौर पर देश की जो सैनिक हैं उनको अपना परिवार मानते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनका अभिभावक था। तो उन्होंने पता किया कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास या उससे बाहर बड़े जो अधिकारी हैं, सेना प्रमुख हैं या उसके नीचे के अधिकारी हैं, उनके घर पर 2000 से ज़्यादा ऑर्डरली यानी कि सहायक घरों में काम कर रहे थे, नौकर का काम कर रहे थे। उन्होंने सेना प्रमुख बनने के बाद पहला जो कदम उठाया, उन्होंने आदेश जारी किया और ऐसे 2000 सहायकों को, पूर्व सैनिकों, पूर्व अधिकारियों के घर से वापस बुला लिया गया। जनरल रावत बताते हैं कि एक बार इस ऑर्डर के बाद वो जब शाम को अपने घर करीब 8:30 बजे, जो सेना प्रमुख का राजाजी मार्ग पर सरकारी आवास है, आर्मी हाउस उसे कहा जाता, वहाँ पहुँचे तो पूर्व जो सेना प्रमुख थे जनरल सुंदर जी, उनकी पत्नी शाम को उनके घर पर पहुंची और बहुत गुस्से में वो थी। जनरल साहब कहते हैं कि मैंने उस वक्त मैं घर पहुंचा ही था और मैंने अपनी ड्रेस भी नहीं उतारी थी, और उन्होंने आकर कहा कि बिपिन, ये तूने क्या किया? मैं अकेली घर पर रहती हूँ और मेरी उम्र 90 से ऊपर है, मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, न गाड़ी चला पाती हूँ। अब मेरा घर में कौन खाना बनाएगा, कौन मुझे गाड़ी से बाहर ले जाएगा?
मेरे घर में जो मेहमान आते हैं उनकी देखरेख कौन करेगा। तो जनरल बिपिन रावत ने कहा कि मैंने आपके पास जो 4 से 5 सहायक थे उसमें से सभी को नहीं हटाया, एक आपके पास सहायक रखा है क्योंकि आप अकेली रहती हैं। एक सहायक आपके लिए काफ़ी है क्योंकि वो खाना भी आपके लिए बनाएगा और साथ में क्योंकि वो फौजी है तो वो गाड़ी चलाने का भी काम करता है, आपके सारे काम वो कर देगा जो ज़रूरी काम है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, तुझे ये फैसला वापस लेना होगा। उसके बाद जनरल साहब बताते हैं कि करीब 8:30 बजे से लेकर 12, 12:30 तक मैं उनको समझाने की कोशिश करता रहा। मैंने उनको चाय ऑफ़र की, उन्होंने नहीं चाय पी। उसके बाद खाने की बात हुई, उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू ये फैसला वापस नहीं लेगा। मैंने कहा कि ये फैसला मैंने बहुत सोच समझकर वापस लिया है, ये फैसला मैं किसी भी तरह से वापस नहीं लूँगा, चाहे आप पूरी रात यहीं बैठी रहें या फिर आप मेरे घर पर ही आप मेरे घर पर भी रहना चाहें, यहाँ पर आप रहें, मैं आपकी पूरी देखभाल करूँगा, लेकिन ये फैसला मैं वापस नहीं लूँगा। उसके बाद करीब 12:30 बजे मैंने उनसे कहा कि बहुत देर हो गई है, हम लोग भोजन करते हैं। तो मेरी टेबल पर मेरी पत्नी और मेरे अलावा एक जो सहायक फौजी जो पिता है वो खाना सर्व कर रहा था और साथ में मेरी पत्नी खाना लगा रही थी। तो जो सुंदर जी की पत्नी ने कहा कि बिपिन, ये तेरे घर पर तो सिर्फ एक ही आदमी है, तू तो सेना प्रमुख है, तेरे पास तो ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो जनरल बिपिन रावत ने कहा कि नहीं, मेरे घर पर तो एक ही है और ये बहुत सालों से, जब मैं इससे पहले वाइस चीफ था, उससे पहले सदर्न आर्मी कमांडर रहा, तो मेरे घर पे एक ही ऑर्डरली होता है जो मेरे साथ रहता है, जो मेरा कपड़ा तैयार करने में और मेरे खाने में के वक्त मेरी पत्नी के साथ रहता है। तो और जब उन्होंने खाने की टेबल पर खाना लगाया गया तो उसमें उन्होंने बताया कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल और सलाद टेबल पर सजाया गया। उसे देखकर उन्होंने पूछा, आप यही खाना खाते हैं? तो मैंने बताया कि हाँ, सामान्य तौर पर मैं यही खाना खाता हूँ। तो काफ़ी हैरान हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपने जो सहायक है उससे और भी कई तरह के खाने बनवाती हूँ, लेकिन तुम बहुत सादा खाना खाते हो, तुम सेना प्रमुख हो और तुम इतनी सादगी के साथ इतने कम लोगों सहायक के साथ यहाँ पर रह रहे हो, ये कैसे है? तो उसके बाद मैंने उन्हें खाना खिलाने की कोशिश की, फिर वो मान गई और उन्होंने मेरे साथ खाना खाया, ऐसा जनरल बिपिन रावत ने बताया। और उसके बाद वो 8 बजे से लेकर करीब 4 से 5 घंटे जो मेरे साथ वहाँ पर वो रहीं, उसके बाद वो इस बात को उन्होंने माना कि ये फैसला सही है और उसके बाद वो वापस उनको मैंने रात को उनके घर भेजा। तो इस तरह से ये एक फ़ैसला जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख के तौर पर पूर्व अधिकारियों के घर पे, जो बड़ी संख्या में जवान, ऐसे जवान जो सरहद पर देश की निगरानी का काम करते हैं, वो नौकर के तौर पर काम कर रहे थे, उनको हटाने का काम किया। और बड़े दबाव के बाद, क्योंकि अभी भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास, चाहे हम नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, कई ऐसे सेना प्रमुख या उस रैंक लेफ्टिनेंट जनरल और उसके नीचे के रैंक के अधिकारी थे उस वक्त, जो चाहते थे कि ये फैसला वापस नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद जनरल बिपिन रावत अपने फैसले पर अडिग रहे और उन्होंने उस फैसले को लागू किया। वो लगातार ये कहते थे कि सैनिकों को हमें प्रोफेशनल बनाना है, उन्हें एक तरह से ज़्यादा हाईटेक बनाना है उनके काम को लेकर। और लगातार इसीलिए उन्होंने सीधे जेसीओ लेवल पर एक और फैसला जो उनका था कि जेसीओ लेवल पर जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं उनके स्तर पर भी युवाओं को सीधे भर्ती वहाँ पर की जाए। जो सैनिक हैं, अगर वो सैनिक अधिकारी के तौर पर काम करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा मौके दिए जाएं। ऐसे उनके फैसले थे जो उनको बाकी जो सेना प्रमुख रहे हैं, जो जनरल रहे हैं, उनसे अलग बनाते हैं। इसीलिए उन्हें सैनिक का जनरल कहा जाता था। वो जब भी किसी यूनिट में
या किसी सरहद पर किसी मोर्चे पर सेना के सैनिकों के बीच में जाते थे, तो जो एक जनरल और एक सैनिक के बीच का दायरा होता है, उनको उन्होंने ख़त्म करने का काम किया। सबसे ज़्यादा सैनिक उनसे सेल्फी खिंचाने के लिए सामने आते थे। कई बार रिपोर्टिंग के दौरान मैं उनके साथ रहा, चाहे कश्मीर की बात हो, उत्तर पूर्व की बात हो, और सीडीएस के तौर पर भी उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोशिश की कि वो सैनिकों के बेहतरी के लिए, उनको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, ये लगातार वो कोशिश करते रहे। कई उनके फैसले हैं जो आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जब 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ, उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके एडीसी लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर, उनके एमए मिलिट्री असिस्टेंट ब्रिगेडियर एलएस लिड्ढर और वायुसेना के पायलट और तमाम तकनीकी कर्मचारी समेत सभी लोग उस दुर्घटना का शिकार हुए। पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शोक का माहौल रहा। उन्हें पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी। तो ये जो उनका व्यक्तित्व था, ये दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने एक अलग हटकर अपनी छवि बनाई, ऐसी छवि जो एक आम आदमी से जुड़ सके, एक सैनिक से जुड़ सके। डिफेंस डायरी के आने वाले दिनों के एपिसोड में हम आपको सेना से जुड़ी ऐसी ही जानकारी, ऐसी घटनाएं, ऐसी अनसुनी कहानियां सुनाने की कोशिश करेंगे जो आपने पहले नहीं सुनी, नहीं देखी होंगी। ये अंक आपको कैसा लगा, आप जरूर हमें बताइएगा। इसमें किस तरह की सुधार की गुंजाइश होगी वो भी आप बताइए। अपने सहयोग, अपने सुझाव जरूर हमें भेजिए भारत तक पर। जय हिंद।